जो चाइना 80 के दशक में इतना गरीब हुआ करता था, आज उसकी इकोनॉमी 20 ट्रिलियन डॉलर की हो गई है। और कैसे आने वाले 20-30 सालों में चाइना सुपर पावर बन जाएगा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। आज जो चाइना पूरी दुनिया में अपनी टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है, वो हमेशा से ही ऐसा नहीं था। चाइना में हजारों सालों तक अलग अलग राजवंशों ने राज किया है, जैसे चिन, हान, टेंग, सांग। इन राजवंशों ने चाइना को एकजुट किया और एम्परर को पावरफुल बना दिया, जिसने चाइना को एक मजबूत सिस्टम दी है। यही वो समय था जब चाइना पूरी दुनिया में अपनी एडवांस सिविलाइजेशन के लिए जाना जाता था। चाइना की असली ताकत कभी भी उसकी आर्मी नहीं थी, उसकी नई सोच और टीचिंग ने सोसाइटी को एक शेप दिया था, जिससे चाइना एक ऑर्गेनाइज और डिसिप्लिन सोसाइटी बन चुका था। टेंग और सांग राजवंशों के समय में चाइना की इकोनॉमी पीक पर थी, जिसकी वजह से चाइना पूरी दुनिया से जुड़ा रहा। चाइना का सिल्क और पेपर पूरी ही दुनिया में फेमस था। चाइना ने अपनी सिक्योरिटी के लिए मैसिव स्ट्रक्चर बनवाए, जिसका एग्जाम्पल ग्रेट वॉल ऑफ चाइना हमें दिखाई देता है। चाइना में समय के साथ साथ उसकी राजवंशें कमजोर पड़ने लगी थी, जिसकी वजह से करप्शन बढ़ने लगा, रूल्स कमजोर पड़ने लगे और इंटरनल रिबेलियन बढ़ने लगा। 1514 के आसपास पोर्तुगल ट्रेडर चाइना पहुंचते हैं और उनके साथ में क्रिश्चियन मिशनरीज भी साथ आते हैं, जैसे मैथ्यू और ऋषि। इन्होंने चाइनीज सोसाइटी में साइंस, मैथ और वेस्टर्न कल्चर को इंट्रोड्यूस किए। इस फेज में इन्फ्लुएंस लिमिटेड था, ज्यादातर ट्रेड और नॉलेज का ही था। लेकिन 19वीं सदी में ब्रिटेन का चाइना के साथ ट्रेड होता है। ब्रिटेन को चाइना की कुछ खास चीजें पसंद आती है, जैसे चाय और सिल्क। लेकिन इसके बदले में चाइना ब्रिटेन से कुछ चाहता नहीं था, पर इसके बदले में ब्रिटेन चाइना को सिल्वर देता था, जिसकी वजह से उसका पैसा बहुत तेजी से खत्म हो रहा था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ब्रिटेन ने एक रिस्की खेल खेला। ब्रिटेन ने इंडिया में ओपियम यानी अफीम को उगाकर चाइना में इलीगल तरीके से बेचना शुरू कर दिए। अब आपको लग रहा होगा कि ब्रिटेन इंडिया में अफीम को क्यों उगा रहा है। ये बात उस टाइम की है जब ब्रिटेन का इंडिया पर पूरा कंट्रोल हुआ करता था, जिससे चाइना के लोग नशे के आदी होने लगे और लाखों लोग अफीम के एडिक्ट हो गए, जिससे चाइना की इकोनॉमी और सोसाइटी दोनों खराब होने लगी थी। चाइनीज गवर्नमेंट ने सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए अफीम पर स्ट्रिक्ट बैन लगाया। चाइनीज ऑफिसर ली जिंगजू ने ब्रिटेन ट्रेडर के अफीम को जब्त करके उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। यह ब्रिटेन के लिए सीधा नुकसान था। ब्रिटेन ने इसे अपने व्यापार पर हमला माना और वार शुरू कर दिया। इस वार में चाइना बुरी तरीके से हार गया, क्योंकि ब्रिटेन के पास मॉडर्न नेवी और वेपन थे। चाइना टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे था। चाइना हार के बाद उसको मजबूरी में ट्रीएटी साइन करना पड़ा। उस ट्रीएटी में हांगकांग को ब्रिटेन को देना पड़ा और कई पोर्ट को यूरोपियंस के लिए खोलना पड़ा। फॉरेनर को स्पेशल राइट मिला। चाइनीज लॉ फॉरेनर के ऊपर लगता ही नहीं था। इंफ्रास्ट्रक्चर वीक हो गया। 1911 में उचेंग नाम की जगह पर सोल्जरों ने रिवोल्ट शुरू कर दिए। चाइनीज किसानों पर हैवी टैक्स लगाया गया, जिसकी वजह से पुअर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। इससे रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया और धीरे धीरे पूरे चाइना में फैल गया और 1912 में मोनार्ची खत्म हो गया और चाइना बन गया रिपब्लिक। लेकिन इसी चाव में दो नई ताकतें उभरी, नेशनलिस्ट और कम्युनिस्ट। नेशनलिस्ट चाहते थे कि चाइना एक मॉडर्न कैपिटलिस्ट बने, लेकिन कम्युनिस्ट, जिसका नेतृत्व कर रहे थे माओ जेडोंग, वो चाहते थे कि समाज से गरीब और अमीर का फर्क ही खत्म हो जाए। पर चाइना की मेजोरिटी पॉपुलेशन किसान थी और कम्युनिस्ट ने वादा किया था कि वो किसानों को जमीन देंगे, जबकि नेशनलिस्ट शहरों और इलाइट्स पर फोकस कर रहे थे। 1937 में सेकंड सिनो जापानीज वार शुरू हुआ, जिसमें जापान ने चाइना पर हमला कर दिया। अब नेशनलिस्ट और कम्युनिस्ट को मजबूरी में साथ आना पड़ा, पर ये अलायंस टेम्परेरी था। 1945 में जापान की हार के बाद असली लड़ाई शुरू होती है। नेशनलिस्ट कमजोर पड़ चुके थे और कम्युनिस्ट पब्लिक सपोर्ट की वजह से मजबूत हो चुके थे। आखिरकार 1949 में कम्युनिस्ट जीत जाते हैं। माओ जेडोंग ने चाइना में नई सरकार बनाई, रिपब्लिक पीपल ऑफ चाइना।
और नेशनलिस्ट लीडर चैंग के शेक ताइवान भाग गए। माओ जेडांग जीतने के बाद चाइना की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए ग्रेट लीप फॉरवर्ड को लाते हैं, जिसमें वो स्टील उत्पादन को बढ़ाने के लिए खेतों में काम करने की बजाय अपने घरों में लोहे को पिघलाने को कहते हैं। इसमें जो लोहा बना वो खराब गुणवत्ता वाला बना, जो किसी के काम का नहीं। इसके अलावा स्थानीय अधिकारियों ने माओ को खुश करने के लिए झूठे आंकड़े भेजते थे। इसी की वजह से सरकार ने किसानों से बहुत ज्यादा मात्रा में अनाज वसूला, जिससे खाने के लिए कुछ बचा ही नहीं। माओ जेडांग को लगा कि सारे फसलों को स्पैरो खा गए, इसी की वजह से उसने स्पैरो को मारने का आदेश दे दिया। इससे कीड़े मकोड़ों की संख्या बढ़ गई, जिन्होंने फसलों को बर्बाद करके रख दिए। इन नीतियों के कारण 1959 से 61 के बीच भयानक अकाल पड़ा। इस दौरान भूखमरी और अत्याचार से करोड़ों लोग मारे गए। 1976 में माओ जेडोंग की मृत्यु के बाद डेंग सियाओपिंग ने सत्ता को संभाला, जिसने क्रांतिकारी आर्थिक और सामाजिक सुधार किए। डेंग सियाओपिंग ने लोगों को निजी व्यवसाय करने और संपत्ति को रखने का अनुमति दी है। किसानों को सामूहिक खेती करने की प्रणाली को खत्म कर दी है। किसान को अपनी जमीन पर खेती करना और उत्पाद को बाजार में बेचने की आजादी दी। चीन ने पहली बार विदेशी कंपनियों को चीन में निवेश करने और कारखाने लगाने की अनुमति दी। शेनज़ेन, शंघाई जैसे शहरों में निवेशकों के लिए कम टैक्स और आसान नियम का लाभ दिए। चीन ने अपने विशाल जनसंख्या का उपयोग चीप लेबर के रूप में किया। चीन ने पहले पैसे कमाने पर ध्यान दिए, जिससे चीन बन गया मैन्युफैक्चरिंग हब। चीन ने सड़क, बंदरगाह और हवाई अड्डों पर भारी निवेश किया, जिससे कि उद्योगपतियों को अपने माल को दुनिया भर में भेजने में मदद मिली। और आज चाइना ने अपनी मिलिट्री, नेवी सब कुछ बना लिया है और पूरी दुनिया में अपनी टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है। आपको क्या लगता है कि आने वाले 20-30 सालों में चाइना सुपर पावर बन जाएगा?